दोस्तों नमस्कार। ना तो अमेरिका को इसका अंदेशा था और ना ही इजराइल ने ऐसा सोचा होगा कि ईरान जब अपनी युद्ध नीति पर आएगा तो उसके परिणाम स्वरूप हाहाकार इजराइल के भीतर मच जाएगा। उसके परिणाम स्वरूप नया सवाल खाड़ी देशों के सामने तेल से हटकर पानी को लेकर खड़ा हो जाएगा। और होर्मुज़ रूट तो दूर की बात है, इन सब के बीच बड़ा सवाल अमेरिकी सैनिकों के सामने होगा जो कि बड़ी तादाद में अभी भी खाड़ी देशों में मौजूद हैं। यानी पहली बार जैसे ही ईरान के नतांज शहर पर हमला हुआ या कहें जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पर हमला हुआ, उसके तुरंत बाद ईरान ने जो रिएक्शन दिया उससे इजराइल भी हक्का बक्का रह गया। क्योंकि जिस शहर को निशाना बनाया गया उस शहर की पहचान इजराइल के भीतर सबसे महत्वपूर्ण है। यह शहर है डिमोना। डिमोना दरअसल दक्षिणी इजराइल के नेगवे रेगिस्तान में है और माना यही जाता रहा कि दरअसल वह एक रिसर्च सेंटर है। लेकिन इन सबसे हटकर इजराइल के भीतर इस बात को लेकर चिंता है कि अगर वह रिसर्च सेंटर नहीं तो फिर ईरान को कैसे पता चल गया कि वो परमाणु षड्यंत्र का एक केंद्र है और उसे ही निशाने पर लिया गया। मुश्किल इतनी भर नहीं है। नई मुश्किल तो यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाकायदा सोशल मीडिया के ट्रुथ पर यह लिखकर ईरान को धमकी दी, सिर्फ 48 घंटे का वक्त है आपके पास, या तो आप होर्मुज़ रूट को पूरे तरीके से साफ कर दीजिए यानी आप वहां से हट जाइए और पुरानी परिस्थिति में होर्मुज़ रूट को लौटना होगा, अन्यथा आपके तमाम प्लांट्स जो पावर प्लांट हैं उसको हम उड़ा देंगे और शुरुआत सोमवार से होगी यानी कल से होगी। लगा ऐसे कि दरअसल ईरान इसके बाद अपनी युद्ध नीति के पैंतरे को बदलेगा, लेकिन उसके बाद ईरान की संसद के स्पीकर ने जब यह कहा अब वक्त आ गया है जिसकी तैयारी हमने की थी, और उसके बाद अगर डिमोना शहर इजराइल का निशाने पर आया, अशद शहर निशाने पर आया, तो उसके साथ साथ यह चेतावनी भी उभर कर आई कि खाड़ी देशों के भीतर जो 400 से ज्यादा प्लांट हैं, ये प्लांट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं। यानी आप ईरान में अगर अंधेरा करेंगे यहां के पावर प्लांट को उड़ाकर, तो हम पूरे खाड़ी के भीतर जो वाटर प्लांट है, जो 400 प्लांट है, वहां पर हम हमला कर देंगे। और इसके अलावे एनर्जी प्लांट यानी रिफाइनरी और जो गैस प्लांट है वहां पर भी हमला होगा। यह कल्पना की गई नहीं थी, लेकिन धमकी के बाद एक 48 घंटे का वक्त अमेरिका ने दिया है। ईरान ने कोई वक्त गंवाया नहीं है। 3 सवाल एक झटके में बड़े हो गए। पहला सवाल तो यह, अमेरिकी धमकी के बाद हमें लगता है अमेरिका की धमकी को लेकर जो ट्रंप ने लिखा उसे एक क्षण के लिए देख तो लीजिए। यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी है, लेकिन इस धमकी के एवज में ईरान की प्रतिक्रिया भी इसी तर्ज पर हुई। उसने कहा ठीक है, युद्ध खत्म हो जाएगा, युद्ध रुक जाएगा, लेकिन 4 शर्तें आप मान लीजिए। पहली शर्त तो यही है कि वार यानी युद्ध इसके बाद कभी नहीं होगा, इसकी गारंटी आपको लेनी होगी। दूसरी बड़ी बात, जो भी मिलिट्री बेस जो लगभग 38 बेस खाड़ी देशों में है वो शटडाउन यानी वहां से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो जाएगी, आपका बेस खत्म हो जाएगा। जो खर्चा ईरान का हुआ है और जो सैंक्शंस आपने लगाए हैं उसका जो नुकसान ईरान को सहना पड़ा है उसका कंपनसेशन आपको देना होगा। और इस क्षेत्र में कभी भी कोई युद्ध ना हो इसकी गारंटी भी आपको लेनी होगी। यानी मिडिल ईस्ट के भीतर 38 यूएस मिलिट्री बेस एक झटके में चले जाए। इस बात का जिक्र ईरान अगर धमकी को चुनौती के तौर पर लेते हुए अमेरिका को दे रहा है तो बात यहीं पर रुकती नहीं है, क्योंकि उस धमकी में यह भी लिखा गया कि आपके पावर प्लांट को हम उड़ा देंगे। और दूसरी तरफ इसके जवाब में तुरंत पूरा आंकड़ा ईरान की तरफ से यह कहकर रख दिया गया कि हमारे यहां समुद्र से जो पानी साफ होता है
वो सिर्फ 2% होता है। और आपने उसकी कोशिश भी की जब कासम में वहां पर 7 मार्च को आपने हमला किया और 30 गांव में पानी बंद हो गया। लेकिन अगर हमने कतार, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई के तमाम प्लांट्स जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वहां पर हमला कर दिया तो आपके सैनिकों को यूं ही लौटना पड़ जाएगा, यानी उनको पानी देने की भी परिस्थिति नहीं रहेगी। विशेषज्ञों ने बहुत साफ तौर पर कहा कि नाटो कंट्रीज की सेना जब अफगानिस्तान में मौजूद थी तब भी यह सवाल था, और जहाजों में भरकर पानी अफगानिस्तान ले जाया जाता था, तो क्या ऐसी स्थिति खाड़ी देशों में भी लाने का जिक्र ईरान कर रहा है? लेकिन उसके आगे की कड़ी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कल्पना इजराइल ने नहीं की थी उस कल्पना को कल रात नए तरीके से ईरान ने परिभाषित करने की सोची। हमारी टीम ने इस पे काम करना शुरू किया तो यह बताया कि दरअसल इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं या नहीं है यह कोई नहीं जानता है, और अगर आपके पास होता है तो जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे के तहत आपको आईईए को जानकारी देनी होती है वो जानकारी भी आज तक दी नहीं गई है। हालांकि जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सिप्री, उसके अनुसार लगभग 90 परमाणु वारहेड इस वक्त इजराइल के पास हैं, यानी मिडिल ईस्ट के भीतर या वेस्ट एशिया के भीतर एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न कोई देश है तो वो इजराइल है। इसीलिए अगला सवाल शुरू हुआ कि नतांज के परमाणु केंद्र पर जो ईरान के भीतर है, जब उस पर अटैक हुआ तो ईरान ने जानकारी आईईए को दे दी, लेकिन जब डिमोना पर अटैक हुआ तो कोई जानकारी इजराइल की तरफ से नहीं दी गई। इसके उलट इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू अपनी देश की जनता को संबोधित करने जरूर सामने आ गए और उन्होंने बिना इसके कहा कि दरअसल ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफरा तफरी की परिस्थिति में जो नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले के बाद जो डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है या नहीं, इसको लेकर अगर सवाल है तो एक क्षण के लिए यह भी जान लीजिए कि दरअसल इजराइल ने अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह माना ही नहीं है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं तब उसे चिंता नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन कल रात से इजराइल के भीतर की चिंता तब बढ़ गई जब यह माना जाने लगा कि ईरान के पास क्या यह जानकारी है कि किस किस शहर में उसके रिसर्च सेंटर, जिस तरीके से डिमोना को लेकर उसने कहा था कि यह रिसर्च सेंटर पर है, बात उसके आगे निकल गई, यानी वो तमाम जगहों पर हमले कर सकता है, क्योंकि इजराइल ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और उसकी परमाणु सुविधाएं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की व्यापक निगरानी के तहत भी नहीं आती है। तो जाहिर है ये पूरी की पूरी परिस्थिति क्या फंस गई या फिर उन सवालों को जन्म दे रही है जो 1960 के दशक में जब इस बात का जिक्र हुआ था कि डिमोना रिएक्टर को लेकर इजराइल की परमाणु क्षमता वहां पर विकसित की जा सकती है। इसको लेकर एक वक्त अमेरिका ने भी चिंता जताई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार इजराइल ये कहते रहा कि दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है और इस परिस्थिति में अगर डिमोना सिर्फ एक रिसर्च सेंटर के तौर पर है तो उसे इस रूप में बिल्कुल ना देखिए कि वह एक परमाणु केंद्र है। दरअसल 1984 में इजराइल की स्थापना के 1948 में जब स्थापना हुई थी उसके कुछ समय बाद ही उनके नेताओं ने परमाणु क्षमताओं के विकास में रुचि जरूर दिखाई थी और 1952 में इजराइल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना भी की गई थी और जिसके सैन्य प्रतिष्ठान के साथ करीबी तालमेल थे, लेकिन बावजूद इसके कभी जानकारी दी नहीं गई। तो क्या यह बात आई गई हो गई? और इन सब के बीच अमेरिका की चिंता यह है कि अगर इजराइल की जो ताकत है उस ताकत के साथ अगर अमेरिका खड़ा है और अगर इजराइल के परमाणु केंद्र पर हमला हो रहा है, कोई रिसाव होता है और अगर इसकी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नहीं दी जाती है तो यह नया संकट अमेरिका के लिए होगा, जो कि उस देश के साथ खड़ा है जो अभी तक परिस्थितियों को छुपा रहा था। यह एक नया संकट जरूर है, लेकिन हमें लगता है कल रात जो हमला हुआ और जो वहां डिमोना का जो प्लांट है, एक तस्वीर उसकी जरूर देख लीजिए। Whoa! 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 Whoa!
दरअसल ईरान ने इजराइल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और उसके दायरे में अराद शहर भी आ गया। रिहायशी इलाका, अफरा तफरी मच गई, परिस्थितियां नाजुक उस शहर के भीतर होने लगी। और चूंकि इजराइल अपने आप में इतना बड़ा देश नहीं है कि एक जगह की घटना दूसरी जगह ना पहुंचे, और इसीलिए बेंजामिन नेतान्याहू को अपने लोगों को संबोधित करने भी सामने आना पड़ गया। लेकिन इसके स्थिति के बीच अगर डिमोना और अराद शहरों पर अगर हमला हुआ और अगर इजराइल का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट वहां पर है, तो अगला संकट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 48 घंटे की उस धमकी में आ गया, जिसको आपने शुरू में देखा, जिसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पर लिखा है, अगर 48 घंटे के भीतर होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला शुरू कर देगा, और शुरुआत सबसे बड़े प्लांट से होगी। जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है वहां पर भी हमले ईरान ने कल रात तेज कर दिए। और इस परिस्थिति में पहली बार ईरान के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स देशों से कहा कि अब आपको अपने तरीके से काम तो करना होगा, और एक ही काम कीजिए कि मिडिल ईस्ट के देशों को लेकर एक नया सुरक्षा सिस्टम बनाने की दिशा में कदम बढ़ाइए, इस युद्ध को रोकने के लिए काम कीजिए। और इन सारी परिस्थितियों में जो यूरोप है उसके भीतर एक नई चिंता समाने लगी। और यह भी पहली बार हुआ जब यूरोप के देश खुले तौर पर ट्रंप को यह कहकर कटघरे में खड़ा करने लग गए कि अमेरिका के राष्ट्रपति समझें वो सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो इटली के नहीं हैं, वो फ्रांस के नहीं हैं, वो जर्मनी के नहीं हैं। और बात यहां तक आ गई कि डेमोक्रेसी क्या गायब हो गई है, यानी दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश के भीतर ही लोकतंत्र को अपने सहयोगी और साथियों से भी संवाद नहीं करके जो धमकी का अंदाज है, जो एक लिहाज से नाटो को आप खारिज कर रहे हैं, यूरोपीय कंट्रीज को नहीं समझ रहे हैं, इन बातों का जिक्र अचानक क्यों शुरू हो गया? दरअसल ईरान अपनी उस युद्ध नीति पर लौटा जिसमें अभी तक वह सिर्फ मिडिल ईस्ट को निशाना बना रहा था। नया सवाल यह है कि अगर उसके आगे की परिस्थितियों में उसके पास 4000 किलोमीटर तक की मिसाइल मार करने के लिए मौजूद है, तो अगला संकट तो यूरोप का होगा। और यूरोप और नाटो कंट्रीज के सामने यह संकट है कि यूक्रेन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार यह कहते रहे हमारी जरूरत नहीं थी, हम तो आपकी जरूरत के लिए खड़ा हुए। तो क्या यह नई परिस्थिति के बीच इस वक्त मिडिल ईस्ट की तर्ज पर यूरोप भी आ रहा है? क्योंकि यूरोप को यह डर है वो कैसे साथ दें, और साथ देने के बाद उन पर हमला ना होगा इसकी गारंटी लेगा कौन? क्योंकि गारंटी तो मिडिल ईस्ट के देशों की अमेरिका ने ली हुई थी, बावजूद इसके पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। मेलोनी इटली की सामने आई, उन्होंने कहा यह डेमोक्रेसी खत्म करने की सोच अमेरिकी राष्ट्रपति ना अपनाएं। We do what is right. We fight for what we believe in. And moreover, we trust people, not fear them. Unlike the globalist elites who believe the government should educate the people, forcing them to accept policies they never asked for, we believe in democracy. We serve the people, we do not rule over them. सिर्फ इटली या मिलोनी ही नहीं, फ्रांस हो, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जर्मनी के साथ साथ स्पेन तो कई कदम आगे बढ़ गया। स्पेन ने अपनी उस सैनिकों को वापस बुला लिया जो इराक में नाटो सेना के तहत मौजूद थे। स्पेन का बहुत साफ कहना है, और उनके प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज जो है उनका बहुत खुले तौर पर कहना है कि दरअसल यह युद्ध पूरे यूरोप को संकट में डाल रहा है। और इन सब के बीच फ्रांस ने यह कह दिया कि दरअसल कल तक आप ग्रीनलैंड का जिक्र कर रहे थे जो यूरोप का हिस्सा है, कल तक आप नाटो कंट्रीज को कागजी शेर बना रहे थे, और आज आपको उसी कंट्रीज की जरूरत है, क्योंकि आपकी चुनौती, आपकी धमकी भी ईरान के सामने टिक नहीं रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन सब के बीच इजराइल के शहर दर शहर पर अगर मिसाइलों से हमला हो रहा है तो पूरा का पूरा जो रक्षा कवच बनाया गया था वो धराशायी हो गया। एक तस्वीर देखिए,
यह दरअसल अरात शहर की तस्वीर है, जो इजराइल का शहर है, जिसे कल रात जहां पर मिसाइलों से हमला किया गया। Oh god. Okay guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. तो क्या ईरान अब अपनी युद्ध नीति पर लौट आया है? और अभी तक वह स्ट्रेटेजिकली अगर मिडिल ईस्ट को निशाने पर ले रहा था, तो अब बात उसके आगे की हो चली है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इन तमाम परिस्थितियों के बीच जब ईरान के विदेश मंत्री से पूछा गया, जो हमले इजराइल के भीतर आपने किए, जो हमले मिडिल ईस्ट के भीतर हुए, जिस तरीके से आपने डियागो गार्सिया तक अपनी मिसाइल को दाग दिया, जिस लिहाज से पूरा यूरोप डर रहा है कि आप उस दिशा में ना बढ़ जाएं, तो क्या ऐसे में ईरान की अपनी युद्ध नीति क्या होगी? कल्पना कर सकते हैं। खुले तौर पर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, हम युद्ध के मैदान में नहीं गए, हम पे हमला हुआ है, हम अपने बचाव और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा सब कुछ तबाह कर दिया गया है। और कहते कहते वो यहां तक कह गए, मैं भी तैयार हूं मरने के लिए, मैं भी शहीद हो जाऊंगा, मुझे भी मार दें, लेकिन हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे। It is even possible that the foreign minister could be attacked. But like everyone else, we are standing firm and working for the goals and interests of our country, and we have no hesitation about giving our lives for it if necessary. दरअसल इस परिस्थिति ने जो कई सवालों को जन्म दे दिया है, वो डराने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप ने पहली बार तय किया है 48 घंटे जो सोमवार को खत्म होंगे। उस 48 घंटे के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है, और उस 48 घंटे से पहले ईरान का रिएक्शन क्या होगा यह भी कोई नहीं जानता है, क्योंकि कल रात जितने हमले और जिस तरीके से हमले हुए, उसके बाद की परिस्थितियों में वाकई किसी के पास ऐसी युद्ध नीति और रणनीति है नहीं कि इसके आगे किस दिशा में यह युद्ध जाएगा कोई बता दे। दूसरी परिस्थिति इजराइल को लेकर है, क्योंकि इजराइल के अगर न्यूक्लियर प्लांट पे यह हमला हुआ है और अगर उसके पास एनरिच यूरेनियम है, और जिसका जिक्र सिप्री अपने तौर पर करता है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जानकारी नहीं है, तो क्या यह परिस्थिति इजराइल भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ जाएगा? यानी एक तरफ ईरान के अस्तित्व का सवाल, दूसरी तरफ इजराइल के अस्तित्व का सवाल, और तीसरी तरफ अब यूरोप का संकट है। वो संकट जो उसने देखा कि खाड़ी देश जो सबसे सुरक्षित थे, यहां तक कि यूरोपीय देशों को छोड़कर उनके अपने नागरिक, वो पेरिस में हो, वो बर्लिन में हो, वो लंदन में हो, सब जा रहे थे दुबई या कहीं खाड़ी देशों में जा रहे थे। एक झटके में सभी लौट आए, यानी सुरक्षा और शांति खत्म हो गई। इस परिस्थिति में सिर्फ ईरान और इजराइल क्यों, यूरोप के भीतर भी खौफ है। और आखिरी सवाल तो ट्रंप से जाकर जुड़ गया है, क्योंकि अभी तक वो अपनी बातों को कंट्रोडिक्ट करते रहे हैं, जो बात कहे उसके आगे फिर बदल गए। लेकिन अब 48 घंटे का जो जिक्र उन्होंने कर दिया है, तो क्या ये ईरान मानकर चल रहा है कि 48 घंटे के बाद जो स्थिति होगी उससे पहले वो अपनी उस उन्नत हथियारों को युद्ध नीति में शामिल कर ले, जिसके जरिए अमेरिका उस पर हमला नहीं कर सके, या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक नया दबाव पूरी दुनिया का अमेरिका पर बढ़ जाए? शायद यही वो दिशा है जो अगले 24 घंटों में नजर आ सकती है। और 48 घंटे बाद यानी सोमवार क्या होगा यह कोई नहीं जानता है, लेकिन उससे पहले की परिस्थितियों की लकीर जो है यह अब हर किसी को अपने अस्तित्व की लड़ाई की दिशा में ले जा चुकी है, और उन्नत हथियारों का उपयोग शुरू हो चुका है। यह भी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।